नमस्कार, एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने यूजीसी नेट का पेपर लेके आया हूं, जो कि दिसंबर 2014 के अंदर हुआ था। ये 2014 का यूजीसी नेट का पेपर है। इसको आज हम देखेंगे। यूजीसी नेट का पेपर आने ही वाला है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये ओएमआर शीट के ऊपर पेपर हुआ था, तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पेपर भी है ये। तो इसको आज हम देखेंगे और इसको आज हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया कि नागरिक शक्ति, दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकतों को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है? तो ये किसने कहा है? तो आप देख सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ही क्वेश्चन है ये। तो ये कहा था लॉक ने ये बात करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं उनका वर्क है? तो ये बहुत फेमस कोटेशन है, कई एग्जाम में आई हुई है। तो ये बात करी थी कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो कामगार जो है, जो लेबर क्लासेस है, उनकी मुक्ति का आधार क्या बनेगा? उनका कार्य ही उनकी मुक्ति का आधार बनेगा। तो ये बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह नारा किसने दिया कि साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना अपनी समग्रता में सर्वहारा क्रांति है? तो ये बात कही थी लेनिन ने इसका आइडिया दिया था कि जो साम्राज्यवादी युद्ध को नागरिक युद्ध में बदलना ही सर्वहारा क्रांति का प्रकार है। तो ये जुड़ा हुआ था लेनिन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी सामुदायिक बहस का लक्षण नहीं है? तो इसमें से नहीं है, जो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। तो इसका ये जो डी ऑप्शन है, एक दलीय शासन पद्धति, कार्य विधिक बनाम समुदायवाद, ये नहीं है। बाकी ये सारे इसके लक्षण हैं। और ये आश्वासन और रीजनिंग से संबंधित है, प्लेटो से संबंधित था। प्लेटो के अनुसार अत्यधिक धन का व्यभिमन्य अच्छे शासन के लिए असंगत है। तो ये बात सही है। जहां तक सैनिकों और शासक का संबंध है, स्वयं धन को समाप्त करने की अपेक्षा बुराइयों को समाप्त करने का और कोई उपाय उसे नहीं दिखा। तो ये बात भी उन्होंने कही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। छठा क्वेश्चन है, ये गांधी जी की जो पुस्तकें थी, इनको कालानुक्रम लगाना था, यानी अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना था। तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बताते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। सबसे पहले महात्मा गांधी आइडियाज आई थी, फिर उसके बाद गांधी थॉट आई है, फिर इवोल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, फिर इन सर्च ऑफ गांधी। इस प्रकार से इसका मेल था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का था। इसको सिर्फ हम रट्टा ही मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सेंट अगस्टाइन की पुस्तक के बारे में पूछता कितने भागों में विभाजित है? तो ये 22 भागों में थी। इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन की राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो आप याद रखें, डेविड ईस्टन ने जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की जो बात कही थी, वो व्यवहारवादी क्रांति के अंदर कही थी। व्यवहारवाद का जो उन्होंने बिहेवियरलिज्म का आइडिया दिया था, उसके अंदर उन्होंने राजनीतिक पतन की बात कही थी, जिसके अंदर उन्होंने तथ्य के ऊपर ज्यादा बल दिया था। बाद में उत्तर व्यवहारवाद के अंदर इन्होंने तथ्य और मूल्यों के सामंजस्य को मान लिया था, जिसके कारण इसकी जो राजनीतिक पतन की जो बात थी वो खत्म हो गई थी, डिबेट खत्म हो गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखें। और जो इस क्वेश्चन में पूछा गया वो हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य डेविड ईस्टन के राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण नहीं है? तो ये वैचारिक हास्यवाद ये नहीं है। बाकी ये सारे सिद्धांत के कथन, क्योंकि अगर वैचारिक स्तर पर वाद विवाद होंगे या उसका पतन या उत्थान होगा, तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सिद्धांत की बढ़ोतरी में कार्य करेगा। तो ये चीज नहीं था। बाकी ये सारे इसके लक्षण थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जयप्रकाश नारायण के दलविहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो जो इसका लक्षण नहीं है वो था अधिकतम दुष्प्रचार इनके दलविहीन लोकतंत्र का लक्षण नहीं था। बाकी ये सारे जो राजनीतिक शक्ति का वितरण, सापेक्षिक रूप से कम खर्चीले चुनाव, चयनित निकायों द्वारा प्रतिनिधियों की सतत निगरानी, ये सभी दलविहीन लोकतंत्र के लक्षण थे। लेकिन जो नहीं पूछा गया इसके अंदर, तो ये अत्यधिक दुष्प्रचार ये नहीं था। निम्नलिखित में जैसे लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है एंटनी डॉन्स ने, लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन। 11वां क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में कब विकसित हुआ? तो ये हुई है 1930 के दशक में। इसका जो विकास हुआ है ये 1930 के दशक में हुआ है। ये काफ़ी पुराना विषय रहा है, लेकिन जो इसका उत्थान हुआ है वो 1930 के दशक में हुआ है। आलमंड के अनुसार किसी व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? तो जो आलमंड ने अपनी विशेषता बताई थी, उसके अंदर व्यापकता, परस्पर निर्भरता, सीमाओं का अस्तित्व, ये सभी बताया था। तो इसका डी ऑप्शन सही है। लेकिन जो संसाधनों की उपलब्धता ये नहीं बताई उन्होंने, ये 3 बताए थे उन्होंने। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य परिवर्तन, प्रतिपुष्टि और अधिगम की संकल्पनाओं का उपयोग किया?
तो ये किया है। लक्ष्य परिवर्तन, फीडबैक और अधिगम ये कार्ल ड्यूस ने किया है। इन्होंने कम्युनिकेशन थ्योरी दी थी, तो कम्युनिकेशन थ्योरी के अंदर उन्होंने बात कही थी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। और इसे हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं। मैचिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट के अंदर, तो इसको देख लेते हैं। सकारात्मक पुष्टि यानी जो अभी हमने ऊपर देखा था फीडबैक, ये जो है ये कार्ल ड्यूस के साथ जुड़ा हुआ है। अति विकसित विकास, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। एंड्रे गुंटर फ्रैंक ने ये अति विकसित विकास की बात करी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट के अंदर, तो आप इसको याद रखें। कुलीन तंत्र का आधुनिकीकरण, तो ये बात करी है एडवर्ड स्टील्स ने। राष्ट्र एक संगठित मानव समूह, तो ये बात किया ओगेटा गैसेट ने। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। तुलनात्मक राजनीति में संस्कृति पर बल देना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रमुख बना? तो ये बना है 1960 के दशक में। तुलनात्मक राजनीति जब संस्कृति को पढ़ने लग गए, जो लोगों की संस्कृति कैसी होती है, तो ये इसका उद्धार हुआ है 1960 के दशक में हुआ है। उपद्रव और प्रदर्शन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो उपद्रव और जो प्रदर्शन है ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है अप्रतिमानित हित समूह, यानी इनका कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, तो ये इनका उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने वैधता और उस समय निम्नलिखित में से किसने वैधता को उस सदस्य के पक्ष में दोष सिद्ध करना, सत्ता को स्वीकार करना और उनका पालन करना सही और उचित है के रूप में परिभाषित किया? तो ये किया है डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने ये बात कही है। निम्नलिखित में से किसने निर्भरता को उपनिवेशिक निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता, प्रौद्योगिक औद्योगिक निर्भरता के रूप में वर्गीकृत किया? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई एग्जाम में पूछा गया है। डॉन संतोष ने ये बात करी है। डॉन संतोष ने ये दिया है कि जो कॉलोनियल डिपेंडेंसी हो गया, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी हो गया, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डिपेंडेंसी हो गया, डॉस संतोष ने बात करी है और ये डिपेंडेंसी के बहुत बड़े थिंकर है, ये भी याद रखें आप। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो दिया ये वॉलस्टाइन ने दिया है। एंड्रे गुंटर फ्रैंक, समीर अमीन जुड़े हुए हैं, अनइक्वल एक्सचेंज के साथ समीर अमीन जुड़े हुए हैं, तो ये भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि क्रांति उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है? जो क्रांति रेवोल्यूशन है वो उत्पीड़ित और शोषित लोगों का जो उत्सव है, ये बात करी थी लेनिन ने। लेनिन ने ये बात की थी जो क्रांति है वो उत्पीड़ित और शोषित लोगों का उत्सव है। निम्न में से कौन सा वेबर की नौकरशाही की विशेषता है? तो जो उनकी नौकरशाही की विशेषता है उसके अंदर व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर चयन, ये बात उन्होंने कहा है। अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, ये भी बात कही है उन्होंने। स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, ये बात भी कही है। क्रमिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र है, तो ये बात कही है उन्होंने। तो ये चारों चीजें इनके नौकरशाही की विशेषता थी। उन्होंने नौकरशाही के सिद्धांत के अंदर 3 प्रकार की अथॉरिटी की बात की थी, वो भी आप याद रखें, जिसके अंदर उन्होंने रीगल नेशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ये 3 अथॉरिटी की उन्होंने बात करी है, ये भी आप याद रखें। 21वां क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किस सुल्तान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हुआ? तो ये तुर्की के सुल्तान के संदर्भ में एकजुटता दिखाने के संदर्भ में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अवार्ड न्यायाधिकरण के लिए जारी की जाती है जिसने अपने अधिकार क्षेत्र पर प्रयोग करने से मना किया है? तो अगर कोई अपने अधिकार क्षेत्र से कार्य नहीं करता है और मना कर देता है तो इसके लिए परमादेश की जो रिट होती है वो जारी की जाती है, जिसे हम मैंडेमस कहते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। Which one of the following writ issue against an inferior tribunal which has declined to exercise its jurisdiction? तो ये मैंडेमस होती है, परमादेश के हम आदेश देते हैं कि आप इसके तहत कार्य करें। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वीं लोकसभा, तो ये अब तो रिलेवेंट नहीं है इस समय के लिए, फिर भी हम देख लेते हैं। उस समय के अल्पकालीन अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कमलनाथ जी, इसके अल्पकालिक अध्यक्ष थे। 24वां क्वेश्चन जो कि मैचिंग से रिलेटेड है, आइए इसको देख लेते हैं। एस खिलनानी की पुस्तक है द आइडिया ऑफ इंडिया, इसको आप याद रखें। पुस्तक कई ये एग्जाम में आई हुई है। रजनी कोठारी की पुस्तक है द स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस, ये पुस्तक भी कई बार एग्जाम में आई है। आर गुहा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और अगर आपको पॉलिटिकल साइंस को अच्छी तरीके से समझना है भारत की जो इंडिपेंडेंस के बाद, तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें अगर खाली टाइम में आपको जब भी टाइम मिले। तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है भारत की आज़ादी के बाद भारत को समझने के लिए। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अतुल कोहली ने ये पुस्तक लिखी है। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस प्रणाली संकल्पना से संबंध है? तो ये इनका संबंधित है रजनी कोठारी जी कांग्रेस प्रणाली से। भारत में कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई, तो कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम आई थी, न्यायपालिका के अंदर आई थी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए आहार नहीं है?
तो ये जो नहीं है वो स्वायत्तता की मांग, ये इससे संबंधित नहीं है। असर्शन और रीनिंग से संबंधित 28वां क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था के रूपांतरण से सरकार के 2 स्तरों पर विशेष रूप से राज्य स्तर पर शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है, तो ये बात सही है। क्षेत्रीय दल शक्तियों के केंद्रीकरण के प्रति कम इच्छुक हैं, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही ही है। तो जिसका सही आंसर है और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। इसमें हमें चुनाव आयोग के जितने भी मुख्य चुनाव आयोग रहे हैं, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग, उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करना था उनको। तो जो इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर सुकुमार सेन आए हैं, फिर एसपी सेशन आए हैं, एसपी सेशन वर्मा आए हैं, फिर टी.एन. सेशन, फिर जे.एस. लिंगदो, ये एससी सेन वर्मा है, सुकुमार सेन आए हैं, फिर एसपी सेन वर्मा आए हैं, फिर टी.एन. सेशन आए हैं, फिर जे.एस. लिंगदो आए हैं। तो इस प्रकार से इसका मेल था। तो आप देख लें कौन से कैसे है और वर्तमान में कौन है, ये भी आप जान के रहें। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए निम्न में से कौन से विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए कौन से प्रावधान किए गए हैं उसको बताना था इस क्वेश्चन में। तो लोकसभा में और राज्यसभा में सीटों का आरक्षण है, केंद्र सरकार द्वारा कल्याण हेतु विशेष अनुदान देना, ये भी है, सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार में सीटों का आरक्षण, ये भी है, शिक्षा संस्थानों में सीटों का आरक्षण, तो ये भी है। तो इसका ए बी सी डी सभी सही है, तो इसका 4th ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा कथन प्रशासकीय संगठन के क्षेत्रीय सिद्धांतों की हानियों के संदर्भ में गलत है? तो जो इसके संदर्भ में गलत है वो बड़े क्षेत्रों में अनुपकता ये नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अनुपयुक्ता, तो इसका पहला ऑप्शन गलत है, बाकी सारे, तो इसके अंदर गलत पूछा था, तो यही उसका इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रचलित योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है? तो ये विनिमय प्रणाली इसका विकल्प नहीं है, और बाकी सारी जो योग्यता प्रणाली का विकल्प नहीं है, तो इसके अंदर विनिमय प्रणाली नहीं है। उस विधेयक को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत की जाने वाली सभी मांगों तथा संचित निधि प्रभार शामिल होते हैं? तो यह होता है भारत का विनियोग विधेयक। भारत द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन पर्याप्त धन को कहां जमा किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो 34वां का जो सही आंसर है, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन पर्याप्त धन को कहां जमा किया जाता है? तो ये जमा किया जाता है पब्लिक अकाउंट, यानी लोक लेखा के अंदर इसको जमा किया जाता है। 35वां क्वेश्चन है, मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं के पदक्रम में निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जो इनका सिद्धांत था उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले इन्होंने बात करी है जैविक सुरक्षा, फिर सामाजिक आत्मसम्मान, फिर आत्म प्रत्यक्षीकरण, तो इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट की सिफारिश पर ब्रिटेन में योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी। तो योग्यता आधारित कब अपनाई गई? तो ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ मैं इसको। 37वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, नायफाल रोधन ने अपनी पुस्तक सस्टेनेबल हिस्ट्री एंड द डिग्निटी ऑफ मैन में राष्ट्रीय सुशासन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम मानदंड सम्मिलित नहीं किया? तो ये नहीं सम्मिलित किया उन्होंने नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी के संबंध में जब एक अधिकारी विधिक कर्तव्य अनुपालन में असफल हो जाता है तो वह असफल हो जाता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कृत्य कारण कहलाता है, तो नॉन फिटनेस, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही था। स्वीडन में ओम्बुड्समैन निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है? तो ये जो कर सकता है हम देख लेते हैं इसको। इसका जो ये न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर सकता है, तो ये बात सही है। व्यक्तिगत शिकायतों पर कार्रवाई कर सकता है, जैसे भारत में लोकपाल है, ये ओम्बुड्समैन की तर्ज पे ही बनाया गया है। तो ओम्बुड्समैन क्या क्या कार्य कर सकता है, वहाँ पे जो भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए ये संस्था बनी हुई है ओम्बुड्समैन, तो ये स्वीडन के अंदर है, तो ये कार्य कर सकते हैं। उसके अंदर बताना था संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता है, बाकी सारे कर सकता है। स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्य कर सकता है, तो ये बात भी सही है। तो ये संसद सदस्यों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, बाकी सारे कार्य कर सकता है। 40वां क्वेश्चन है, इसे हमें मैचिंग करना है, तो आइए इसको देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है।
तो अशोक मेहता कमेटी जो आई है वो 1978 के अंदर आई है, और काराधान जांच कमेटी 1953-54 के अंदर आई है। स्थानीय वित्त जांच समिति है 1949-51 के अंदर, जीवीके राव समिति 1985 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल था। 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक की प्रमुख कृति से गहन रूप से ऋणी है। खेल सिद्धांत द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर शीर्षक की प्रमुख कृति से गहन रूप से ऋणी है। इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक है न्यूमैन। खेल सिद्धांत जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर है। जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मार्गेनस्टेन ने ये दिया है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति है? तो ये कही थी, बहुत फेमस कोटेशन है, ये बात कही है हंस जे मार्गेनथाउ ने कही है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति, यही शक्ति है एक प्रकार की। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस, इनकी पुस्तक भी आप याद रखें मार्गेनथाउ की, और ये यथार्थवाद के साथ ये जुड़े हुए हैं, ये चीज़ भी आप याद रखें। और इसको हमें मिलाना था कि कौन सी ट्रीटीज कब हुई हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। साल्ट जो है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन 1979 के अंदर हुआ है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखे जाएं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। और पीटीबीटी हुई है 1963 के अंदर। भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया था, इतना मुझे याद है, तो एक बार आप चेक कर लें इसको फिर भी। तो इसका जो ये साइन हुआ है 1963 के अंदर। और जो एटम पीस प्रपोजल है, एटम पीस प्रपोजल 1953 के अंदर हुआ है, 1953 के अंदर। आईएनएफ इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी ये हुई है 1987 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल था। 44वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस कारक ने शीत युद्ध के पश्चात नवशीतलता के विकास में योगदान दिया? तो ये योगदान दिया है रीगन और गोर्बाचेव द्वारा INFTT, जो अभी ऊपर मैंने दिखाया था आपको, मध्यवर्ती परमाणु बल संधि पर हस्ताक्षर। तो इसके कारण नवशीतलता आई थी इसके अंदर, शीत युद्ध के अंदर। यह शासन और रीजनिंग संबंधित है। उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता को चुना। तो ये बात सही है। गुट निरपेक्षता आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभिकथन था। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई? तो ये पहली बार मांग की गई थी अल्जीरिया, ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, अल्जीरिया शिखर सम्मेलन के अंदर इसके अंदर पहली बार बात की गई थी। 47 क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दक्षिण पश्चिमी एशिया राष्ट्रों के संघ आसियान के लिए सही नहीं है? तो इसके अंदर जो सही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही नहीं है कि इसके अंदर भारत वर्ष 1991 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार हो गया। तो ये बात सही नहीं है। बाकी जो सही सारी बातें सही हैं। प्रथम आसियान बैठक सम्मेलन 2002 में हुई थी, ये बात सही है। 1995 प्रथम आसियान शिखर बैठक नवंबर 2002 में हुई, ये बात सही है। आसियान में 1995 में दक्षिण पूर्वी एशिया परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया, तो ये बात भी सही है। आसियान व्यापार बाधाओं को हटाने तथा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ आर्थिक संबंध विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। तो तीनों सही है, लेकिन उसमें सही नहीं बताता हमें। तो इसका जो सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? संयुक्त सुरक्षा, निम्नलिखित में से किसने इसका प्रयोग किया था? संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकताओं पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी का कार्य कर रहा है। तो ये बात कही थी डाग हैमर्सहोल्ड ने, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इन्होंने बात कही थी कि संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकताओं पर बल देने के लिए एकजुटता के नाम पर सहभागी कार्य कर रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 49 क्वेश्चन जो किस प्रकार है, इनमें से कौन दुकानदारी कूटनीति लक्षण नहीं है? तो दुकानदारी कूटनीति के अंदर आप ये याद रखें, शांतिपूर्ण दृष्टिकोण आधारित होता है। यह समझौते के माध्यम से शांति स्थापित करने हेतु कूटनीति का एक साधन है। यह संतुलन के अच्छे व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बात भी सही है, लेकिन जो इसके अंदर लक्षण नहीं है वो ये इसका डी ऑप्शन सही है। यह केवल युद्ध द्वारा राष्ट्रीय हित की
रक्षा का प्रयास करता है। तो ये इसमें पूछा नहीं है, तो ये बात इसके अंदर नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। सकारात्मक शांति का क्या अभिप्राय है? तो सकारात्मक शांति का जो अभिप्राय है वो संबंधों का अंतरण है सकारात्मक शांति का अभिप्राय। तो इंग्लिश में लिखता हूं मैं, पॉजिटिव पीस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप सकारात्मक शांति का अभिप्राय है। तो ये पेपर था यूजीसी नेट का दिसंबर 2014 का। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कुछ कमी रखी तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आने वाली वीडियो में सुधार करूंगा अगर कुछ कमी रह गई होगी। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार आप सभी का।